Hi, hello, good morning. Jai Shri Krishna मेरे दोस्तों. Now I am here with the new chapter and that is called resources assessment. तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को और वन शॉट में इसको खत्म करते हैं. Now आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिसोर्सेस असेसमेंट जो कि फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल का एक पार्ट है. स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले समझते हैं रिसोर्सेस होता आखिर क्या है, रिसोर्सेस आखिर कहते किसको है. तो पहले रिसोर्सेस इज अ मीडियम विच इज एसेंशियल फॉर अकम्प्लिशिंग ऑफ अ मैन टास्क. यानी कि रिसोर्सेस एक तरह की बहुत ही जरूरी चीज है जो कि इंसान के द्वारा किए जाने वाले टास्क को पूरा करने में जरूरत यानी कि उसकी बहुत ज़्यादा उसका भूमिका होता है. अगर कोई इंसान काम कर रहा है और उसके पास रिसोर्सेस ना हो तो कभी भी उस काम को पूरा नहीं कर पाएगा. एज वी नो दैट कि रिसोर्सेस मतलब सबसे इंपॉर्टेंट जो रिसोर्सेस होता है वो होता है ह्यूमन रिसोर्सेस. बट ह्यूमन रिसोर्सेस अगर किसी चीज को करना चाहता है तो उसके बाद जो सबसे दूसरा इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज होता है वो हमारा यही रिसोर्सेज होता है यानी कि फिजिकल जिसको यूज करके ह्यूमन रिसोर्सेज किसी भी काम को करता है. अब आगे बढ़ते हैं. हाँ, मीनिंग ऑफ रिसोर्सेज तो समझते हैं रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है. रिसोर्सेज रेफर मीडियम्स दैट मीडियम विच इज एसेंशियल फॉर accomplishing the completion of the project. यानी कि रिसोर्सेस वो माध्यम है जिसके द्वारा वो किसको प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जाता है. यानी कि रिसोर्स ही वो माध्यम है जिससे मतलब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सकता है. इन द ऑफेंस ऑफ द रिसोर्सेस स्टेबलाइजमेंट ऑफ एनी प्रोजेक्ट. यानी कि कोई भी प्रोजेक्ट को पूरा करने में जो होता है जिसका मतलब यूज होता है द कन्फाइंड इन जस्ट टू बी मैटर जिसका एक भूमिका होता है ऑफ कंजेक्टिव एंड द रिसोर्सेज एग्जिस्ट एवरीवेयर वन और द अदर फॉर्म. और मतलब होता है इस सारे का कि रिसोर्सेज का बहुत ही ज़्यादा भूमिका होता है यानी कि बहुत ही एसेंशियल होता है किसी भी प्रोजेक्ट को पूरा करने में. और रिसोर्सेज हर जगह पाया जाता है कई फॉर्म में मतलब अपने अपने डिफरेंट फॉर्म में. ऐसा नहीं होता कि रिसोर्सेज हर जगह एक ही तरह का होता है बट हाँ रिसोर्सेज हर जगह होता है. अब आगे समझते हैं रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर इन द मोबिलाइजिंग द रिसोर्सेज. अब यहाँ पे बोल रहा है कि एंटरप्रेन्योर का रोल यानी कि भूमिका क्या होता है रिसोर्सेज को लाने का, उसका कैसे वो रिसोर्सेज के लाता है, उसका क्या क्या भूमिका होता है रिसोर्सेज को जुटाने का. तो क्या क्या होता है. पहला नीड्स ऑफ रिसोर्सेज. पहला क्या होता है क्या हमको रिसोर्सेज की कितना जरूरत है यानी कि नीड ऑफ रिसोर्सेज. फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज जैसे कि मुझे पता चल गया कौन सा रिसोर्सेज मुझे चाहिए. फिर उसके बाद आता है जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि रिसोर्सेज कितना चाहिए, आइडेंटिफिकेशन करना वो रिसोर्सेज मिलेगा आखिर कहाँ, सारे का आइडेंटिफिकेशन में आता है. फिर स्टडी ऑफ डिफिकल्टीज. जब रिसोर्सेज मुझे मिल गया कि कितना रिसोर्सेज चाहिए कहाँ और कैसे लाना है तो फिर उसमें जो भी डिफिकल्टी है उसको हमको स्टडी करना है कि क्या क्या डिफिकल्टी आ सकता है रिसोर्सेज को जुटाने में. फिर जो थर्ड है कॉन्टेक्ट विद द सप्लायर. फिर उसके बाद सप्लायर से हमें कॉन्टेक्ट करना है यानी कि जहां से मुझे रिसोर्सेस आएगा तो उसे तो कोई तो सप्लाई करेगा तो उससे हमको कांटेक्ट करना है. फिर उसके बाद आता है क्वालिटी एंड द टाइमिंग ऑफ द रिसोर्सेस यानी कि किस तरह का रिसोर्सेस मुझे मिलने वाला है और किस तरह का मुझे रिसोर्सेस चाहिए. इस सारे के बीच में एक एनालाइज करना और एक टाइमिंग कि मुझे कब रिसोर्सेस चाहिए इस चीज का. फिर उसके बाद आता है क्वालिटी एंड द कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेस यानी कि जो भी रिसोर्सेस आए वो हमारे पास अच्छे क्वालिटी में आए और उसके साथ साथ जो उसका कॉस्ट होगा रिसोर्सेज का वो भी बहुत कम से कम में हो यानी कि ज़्यादा पैसा भी ना देना पड़े और कम से कम में अच्छी क्वालिटी का रिसोर्सेज आ जाए. अब नेक्स्ट होता है फाइनेंशियल अरेंजमेंट फॉर द परचेजिंग द रिसोर्सेज. अब फाइनेंशियल एनालाइज करना है कि मेरे पास अभी कितना पैसा है और हम कितना खरीद सकते हैं वो दोनों में तुलना करना और एक डिटरमाइन करना है कि मुझे कितना रिसोर्सेज अभी खरीदना चाहिए अभी मेरा कितना बजट है उस हिसाब से. अब आते हैं नेक्स्ट. ये हो गया रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर इन मोबिलाइजिंग द रिसोर्सेज यानी कि रिसोर्सेज को जुटाने में क्या भूमिका होता है एक एंटरप्रेन्योर की, इसकी बात कर रहे थे. अब बात करने वाले हैं काइंड्स ऑफ रिसोर्सेज एंड देयर ओरिजिन यानी कि रिसोर्सेज के कितने प्रकार होते हैं और उसके साथ साथ रिसोर्सेज
कहाँ से ओरिजिन होता है, ओरिजिन कहने का मतलब वो कहाँ से आता है। नेक्स्ट, तो रिसोर्सेज कई जगह से आता है, ऐसा है कोई फिक्स पॉइंट नहीं है कि एक जगह से आता है, बहुत ऐसे रास्ते जहाँ से रिसोर्सेज आ सकते हैं। बट तो चलिए एक ही करके समझते हैं कहाँ कहाँ से आता है। पहला एक चीज़ है, पहला फिजिकल रिसोर्सेज। फिजिकल रिसोर्सेज जो कि हम जिसको टच कर सकते हैं, वैसे रिसोर्सेज के बारे में अभी समझते हैं कि कैसे आएगा, क्या क्या है उसके बारे में। लोकेशन ऑफ लैंड, यानी कि एक लैंड का लोकेशन खोजना, जैसे कि लैंड भी एक रिसोर्सेज में आता है। वो कौन सा रिसोर्सेज है? फिजिकल रिसोर्सेज प्रेजेंट होता है, तो एक रिसोर्सेज तो लोकेशन ऑफ लैंड ये हो गया क्या, एक तरह का ये भी रिसोर्सेज है। फिर उसका साइज क्या होगा और इसका कोस्ट क्या लगेगा, इस चीज को भी देखना है। और दूसरा आता है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी क्या है? एक्सेस ऑफ द लैंड, यानी कि जहां पे मेरा लैंड है वहां से ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी कितना दूर तक, मतलब वहां से वहां ले जाने का एक्सेस है या नहीं है। सेकंड बात करते हैं एम्बियंस ऑफ द लोकेशन। एम्बियंस मतलब कहाँ है, उसके बाद कितना और क्या क्या है, जो लोकेशन है वहां से किस तरह का मेरा मार्केट पड़ता है। फिर उसके बाद मशीन्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, मशीन के बारे में भी देखना है, इंफ्रास्ट्रक्चर के भी बारे में देखना है जहाँ पे हम लोकेशन ले रहे हैं। फिर कंडीशन फॉर इंस्टॉलिंग, मतलब फिर जो हम इंस्टॉलिंग करेंगे उसका कंडीशन क्या है, जैसे कि मशीन हो गया और इस सब को इंस्टॉलिंग करेंगे तो कि कैसे इंस्टॉल हो जाएगा और क्या उस लोकेशन पे अवेलेबल है या नहीं है। फिर मशीनरी एंड इट्स रिपेयर एक्सेट्रा, जो मशीनरी खरीदो उसका इंस्टॉलेशन पॉसिबल है वहाँ पे कि नहीं है, उसका रिपेयरिंग अगर कोई ख़राब हो जाता है तो क्या पॉसिबल है कि नहीं है, सारे चीज़ को वहाँ पे देखना। फिर शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म कॉस्ट, यानी कि शॉर्ट टर्म पहले देखिए, फिर उसके बाद लॉन्ग टर्म। द रिप्लेसमेंट ऑफ फैसिलिटी, जो भी मेरे पास फैसिलिटी है उसका रिप्लेसमेंट क्या पॉसिबल है या फिर नहीं है, जो मेरे पास रिसोर्सेस है। फिर नीड्स ऑफ ट्रेंड, मतलब ट्रेंड कोई भी जो आएगा वो ट्रेंड होना चाहिए। फिर एक्सपीरियंस वर्कफोर्स फॉर द ऑपरेटिंग मशीन्स, यानी कि जहां पे हम मशीन लगा रहे हैं वहां पे ऐसे लोग मिल पाएंगे क्या जो उसमें ट्रेंड होंगे, वो अच्छे से कर पाएंगे। तो ये चीज भी मैटर करता है और ये सारे चीज को फिजिकल रिसोर्सेज में हमें देखना होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट में आता है टेक्निकल रिसोर्सेज, यानी कि जो टेक से रिलेटेड हो, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, उसको कहते हैं टेक्निकल रिसोर्सेज। अब उसमें क्या क्या, एन एंटरप्रेन्योर सपोज ऐसा मानता है कि टू बी वेल वेरिस्ड द टेक्निकल नोन हाउ एंड मस्ट सीक द नॉलेज फ्रॉम द एक्सपर्टीज, यानी कि कहता है कि एक एंटरप्रेन्योर एक ऐसा होना चाहिए जो वेल वराइज्ड, मतलब उसके पास बहुत तरीके का टेक्नोलॉजिकल नॉलेज है, वेराइटी ऑफ नॉलेज है। दूसरा फिर उसके बाद होता है हाउ एंड मस्ट टू सीक नॉलेज एंड एक्सपर्टीज, और ये हमेशा होना चाहिए एक एंटरप्रेन्योर में कुछ सीखने की इच्छा रखता हो और उसके पास बहुत सारा ऐसा नॉलेज होना चाहिए। अब आते हैं आगे, सेकेंड में है इन द इवेंट एंड डिजाइनिंग ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब जब प्रोडक्ट को हम डिजाइन करते हैं तो उस चीज की बात कर रहा है। फिर यूटिलिटी मस्ट बी थ्रो अबाउट, मतलब जो भी यूटिलिटी जो भी बनती जाएगा वो हमेशा एंटरप्रेन्योर से ही होकर गुजरेगा, ऐसा नहीं है कि अचानक गुजरेगा। फिर थर्ड नंबर पे आता है दिस इज आल्सो बी सीन दैट व्हाट काइंड ऑफ टेक्निकल इज टू रिक्वायर, और ऐसा देखा जाता है कि किस तरह का टेक्निकल रिक्वायरमेंट अभी जरूरत है। देन नेक्स्ट फॉर बीच मशीन्स एंड हिज अवेलेबल, यानी कि मशीन्स के लिए, ठीक है, मशीन्स के लिए और फिर उसके साथ साथ मतलब जो मशीन है क्या वहां पे अवेलेबल है टेक्निकल रिसोर्सेस या फिर नहीं। जैसे कि हम मशीन को सेटअप कर रहे हैं तो उसके लिए टेक्निकल रिसोर्सेज जो उसको बनाने में खर्च पड़ेगा वो है या नहीं है। फिर विच टेक्निकल्स विल एक्वेड एंड ईच प्रोसेस ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि इस किस तरह के टेक्निकल रिसोर्सेज को मुझे अक्वायर करना चाहिए जो कि हमारे प्रोग्रेस को आगे बढ़ाए, यानी कि जो प्रोसेस है प्रोडक्शन उसको आगे बढ़ाए। फिर विच टेक्निक्स हाउ फार विल बी सुटेबल, और कौन सा टेक्निक हमारे लिए सबसे बेस्ट होगा जो सुटेबल होगा। एंड इन द क्वालिटी कंट्रोल एंड ऑपरेशन, कौन सा क्वालिटी कंट्रोल जो भी ऑपरेशन होगा वो हमारे लिए अच्छा होगा। फिर अब बात करते हैं व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ टेक्निक नीड एंड यूटिलिटी, यानी कि जो भी हम टेक्निक यूज करते हैं उसका कॉस्ट कितना पड़ने वाला है, उसका हम यूटिलाइज कितना करने वाले हैं, और फिर उसका
नीड हम लोगों को कितना पड़ने वाला है, इस सारे चीज को हम एक्सपेक्ट को नजर में रखते हुए वी कैन फाइंड आउट द टेक्निकल रिसोर्सेज। और टेक्निकल रिसोर्सेज में नॉर्मली हम इसी चीज को हम देखते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं जो कि हमारा है थर्ड क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज। आई ऑलरेडी नो कि हम लोग सब पहले जानते हैं कि ह्यूमन रिसोर्सेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सुप्रीम रिसोर्सेज ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन और एनी बिजनेस। जब तक ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं होगा तब तक कोई बिजनेस चल नहीं सकता है। फिजिकल रिसोर्सेज ना हो तो कुछ हद तक बिजनेस चलाया जा सकता है, बट ह्यूमन रिसोर्सेज के बिना नहीं। तो इस चीज को बहुत अच्छे से दिमाग में रखिएगा। चलिए पढ़ते हैं थर्ड जो कि है ह्यूमन रिसोर्सेज। डिटरमाइनिंग द स्ट्रेंथ ऑफ एम्प्लॉय, हमको फाइंड आउट करना है कि एम्प्लॉय जो मेरे अंदर काम कर रहा है उसमें ऐसा क्या खासियत है, उसमें क्या ऐसा विशेष क्वालिटी है। अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ प्रोजेक्ट ऑफ वर्क, किसके अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं कि उसके अंदर कुछ खासियत है और मेरे कुछ काम का ही नहीं है तो वो मेरे लिए खासियत नहीं है। एक्चुअली में मेरे लिए वही ज्यादा बेनिफिट है जो मेरे काम का हो। यानी कि जो एम्प्लॉय जो काम कर रहा उसके हिसाब से कोई ऐसा स्ट्रेंथ जो उसमें बहुत अच्छा कर रहा है तो उस काम के हिसाब से कोई स्ट्रेंथ है उसको देखना है। अब बात करते हैं अपॉइंटिंग ऑफ अ स्किल वर्कर डन अकॉर्डिंगली। ऐसे लोगों को काम पे रखना है जो कि उस काम में बहुत अच्छा हो, स्किल्ड यानी कि कुशल इंसान हो, तो हमारे वो काम को अच्छे से उसके अकॉर्डिंग कर सकेगा। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन एंड अलॉटमेंट, यानी कि बांटना और किसी को फिर देना। असाइनिंग द डन ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन एंड द एबिलिटी टू वर्क। देखो कहना है कि जो भी मेरे पास वर्क है वो उन्हीं लोगों को अलॉट करना चाहिए या फिर उन्हीं लोगों को देना चाहिए जो उस काम को करने में कैपेबल है और उस काम के लिए क्वालिफाइड है, उसके पास ऐसा वेल नोन स्किल है, वेल नोन डिग्री है और वेल नोन एक्सपीरियंस है ताकि वो काम को अच्छे से कर सके। ऐसा नहीं किसी को दे दे तो काम में प्रॉब्लम हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं नंबर 4 पे, अब एन अप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट, मतलब एक अच्छा इन्वायरमेंट। फिर उसके बाद एट अ क्यू वर्क कंडीशन और प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट। कहता है एक अच्छा वर्क इन्वायरमेंट, एक अच्छा वर्क इन्वायरमेंट और एक अच्छा वर्क इन्वायरमेंट बनाना, ये दोनों ही बहुत जरूरी है और ये दोनों ही एम्प्लॉय को मिलना चाहिए अगर आप अच्छे से काम करवाना चाहते हैं और कंपनी का ग्रोथ और बिजनेस का ग्रोथ चाहते हैं तो। फिर होता है 5th नंबर, एम्प्लॉयज आर इनकरेज्ड एंड मोटिवेटेड फॉर द गुड परफॉर्मेंस। और हमेशा एम्प्लॉय को मोटिवेट करना चाहिए और हमेशा इंकरेज करना चाहिए अच्छे परफॉर्मेंस करने के लिए। अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसको थोड़ा सा तारीफ कर दीजिए तो उसको अच्छा रहेगा, तो उस काम को बार बार रिपीट करेगा। एज वी नो दैट कि जिस इंसान को जिस काम के लिए ज्यादा अप्रिसिएशन मिलता है, ज्यादा तारीफ मिलता है, उसी काम को बार बार करना चाहेगा। जिस काम के लिए लोगों को हमेशा डांटा जाता है उस काम को हमेशा वो कम करना चाहेगा। तो आप हमेशा एक कंपनी में और बिजनेस में याद रखना कि किसी भी इंसान या फिर अगर सपोज दैट अब फ्रेंड सर्कल में लेते हैं तो आप अपने फ्रेंड को भी अगर उस काम के लिए बहुत ज्यादा आप तारीफ करते हो, जो काम आपको अच्छा लगता है, आपके बेनिफिट में, तो काम बार बार करेगा आपसे तारीफ लेने के लिए। तो इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जो कि ह्यूमन रिसोर्सेज अब है। ह्यूमन रिसोर्सेज के बाद होता है फाइनेंशियल रिसोर्सेज। जैसे कि हम लोगों को पता है, एज वी नो दैट फाइनेंशियल रिसोर्सेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज, इट्स दैट्स द बैकबोन ऑफ एनी बिजनेस। जैसे कि जो हमारा पास होता है वो पैसा होता है, बिजनेस पैसे के बिना नहीं चल सकता है, तो इसलिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी क्या होता है अब समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट में, इफ द नेचर ऑफ बिजनेस, यानी कि जो बिजनेस करता है उसका नेचर कैसा हो, इज द कॉमर्शियल, यानी कि कॉमर्शियल एंड स्मॉल capital will do, and if it is the manufacturing unit much more capital is required। कहना चाहता है अगर कोई बिजनेस जो कि कैसा हो, कॉमर्शियल हो, जो कि स्मॉल कैपिटल करता हो, यानी कि कॉमर्शियल हो, उसके पास स्मॉल कैपिटल है, और फिर इफ इट इज अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मच मोर कैपिटल नीड, यानी कि नॉर्मल सा कहना चाहता है कि अगर वो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का है तो उसमें ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, उसमें ज्यादा लगता है। बट वही दूसरा चीज है जो कि कैसा है, कॉमर्शियल बिजनेस है,
तो उसमें कम पैसा स्मॉल कैपिटल में भी हो जाता है और वो स्मॉल कैपिटल का कंपनी होता है। तो जिस हिसाब से कंपनी का नेचर है उस हिसाब से कंपनी का कैपिटल होता है, यानी कि फाइनेंस होता है। जिसके पास मैन्युफैक्चरिंग से है तो उसके पास ज़्यादा फाइनेंस की जरूरत पड़ता है और ज़्यादा फाइनेंशियल मजबूत होता है और होना भी चाहिए। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, लार्ज द प्रोजेक्ट, मतलब फिर कैपिटल का रिसोर्सेज कैसे कैसे ज़्यादा, जैसे लार्ज प्रोजेक्ट बड़ा हो तो कैपिटल का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा। हायर कैपिटल, देखो लार्ज प्रोजेक्ट दैट इज नीड हायर कैपिटल, स्मॉलर प्रोजेक्ट नीड लेसर कैपिटल इज नीड। जैसे कि हम सब जानते हैं अगर हम लोगों को बिजनेस है जो कम प्रोजेक्ट पे काम करे तो उसको कम कैपिटल जरूरत पड़ेगा, ज़्यादा प्रोजेक्ट करेगा तो ज़्यादा कैपिटल चाहिए। फिर होता है इफ द बिजनेस इज द लेबर ओरिएंटेड, अगर बिजनेस लेबर यानी कि ज़्यादातर उसमें मजदूर लोग काम कर रहे हैं, लेबर वर्कर हैं, तो फिर क्या करता है लेसर कैपिटल एंड फिट इज टेक्निकली ओरिएंटेड, और उसमें कैपिटल कम जरूरत पड़ेगा। लेकिन वहीं पे कह रहा है इफ इट इज अ टेक्निकली ओरिएंटेड, जो कि टेक्निकली यानी कि मशीन बेस्ड है, देन हायर कैपिटल इज नीडेड, यानी कि अगर वो मशीन से ज्यादातर काम होता है तो उसमें ज्यादातर कैपिटल लगेगा, उसमें ज्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होता है। लेबर ओरिएंटेड बिजनेस है तो उसमें कम कैपिटल लगेगा, अगर टेक्निकल ओरिएंटेड बिजनेस है तो उसमें ज्यादा कैपिटल लगेगा। नाउ नेक्स्ट, इफ द स्कोप ऑफ परचेज ऑफ क्रेडिट, अगर किसी बिजनेस के पास स्कोप ज्यादा है, पैसे ज्यादा उधार पे बहुत आसानी से ले सकता है, तो फिर कहता है बिजनेस is there, the lesser finance would be sufficient and it not be higher finance required। अगर कोई बिजनेस है, अगर उसको बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा पैसे फाइनेंस पे मिल जाते हैं तो उसको पैसा रखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसको जल्दी से मिल जा रहा है, जब ज़रूरत पड़ेगा जब फाइनेंस कर लेगा, इसलिए वो ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं ज़रूरत है वहाँ पे। अब लास्ट है वो है मार्केटिंग रिसोर्सेज। मार्केटिंग रिसोर्स में अब देखते हैं क्या क्या। मार्केटिंग ऑफ द प्रोडक्ट हैज नाउ अ डे, मतलब आज के डेट में इट्स बिकम मोर इम्पॉर्टेंट, यानी कि कहता है जो हमारा मार्केटिंग होता है, मार्केटिंग यानी क्या, मार्केटिंग यानी एडवर्टाइजमेंट, जो आज के डेट में सोशल मीडिया पे चलता है, कैंपेन चलता है, या फिर न्यूज़पेपर पे आता है, या फिर बैनर लगा लगा के कंपनी वाला अपना मार्केटिंग करता है, अपना जो भी प्रोडक्ट है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो आज के डेट में ये बहुत ही जरूरी हो गया है मार्केटिंग। मार्केटिंग के बिना प्रोडक्ट बेचना यानी कंपनी को ग्रोथ करना बहुत ही मुश्किल है। तो क्या कर रहा है, मार्केटिंग इज द प्रोडक्ट नाउअडेज, मतलब बहुत ही जरूरी, बिकम मोर इम्पॉर्टेंट देन इट्स प्रोडक्ट, मतलब जो भी उसका प्रोडक्ट है। पहले क्या करता था कंपनी, ज्यादातर प्रोडक्ट में पैसा लग गया और उसको अच्छा बना दिया तो मार्केट में चल गया, बट आज के डेट में ऐसा नहीं है। आज के डेट में है ना मार्केटिंग बहुत जरूरी है, मार्केटिंग अच्छा नहीं होता, अब प्रोडक्ट अच्छा होने से कुछ भी नहीं होता, यानी कि अभी यहाँ तक कि प्रोडक्ट से ज्यादा मार्केटिंग पे ध्यान देना चाहिए, ऐसा कहना कह रहा है। मतलब हेंस marketing is the required to be the understanding the very careful so that the market share can be enhanced। यहाँ तक कि कह रहा है मार्केटिंग पे हमें ज्यादा सोच समझ के ज्यादा हमें ध्यान देना चाहिए, ताकि हमारा जो मार्केट में शेयर है, यानी कि जैसे कि 1000 प्रोडक्ट बेच रहा है तो और इंक्रीज करे, कस्टमर स्कोप हमारा बढ़े, तो मार्केटिंग पे ध्यान देना बहुत ही एसेंशियल है आज के डेट में, ये कह रहा है। नाउ आई होप ये चैप्टर समझ में आया होगा और ये चैप्टर पूरा खत्म हुआ और ये चैप्टर हर चीज को अच्छे से कवर कर लिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो जय हिंद।